नमस्कार। चैनल एनवायरो एनोटेशंस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय मिश्रा। 14 अप्रैल 2020 को जैसे कि हमने आपसे कहा था कि फायर सेफ्टी के संदर्भ में हम हर हफ्ते एक एक वीडियो एक महीने तक लेके आएंगे। आज मैं लेके आया हूं इस सीरीज का चौथा और आखिरी एपिसोड। इसमें हम बात करेंगे फायर सेफ्टी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मोटर व्हीकल्स, छोटे संस्थानों में और मोटर गाड़ियों में अग्नि सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे ईएचएस एक्सपर्ट श्री आर के त्यागी जी से। अब अगर हम बात करें छोटे ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे संस्थान, इसमें देश के अंदर फायर सेफ्टी का कैसा स्थिति है? नमस्कार मिश्रा जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो वीडियो उसमें अपलोड किए यूट्यूब में, उसमें कमेंट बहुत अच्छे दिए लोगों ने। उससे उत्साहवर्धन भी होता है और आगे की दिशा निर्धारित करने में मदद होती है और काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोग सेफ्टी जैसे ट्राई मैटर में, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक का मेरा अनुभव ये है कि चाहे वो फायर सेफ्टी हो या सेफ्टी के दूसरे विषय हों, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है ये सरकारों की तरफ से। लेकिन लोगों ने जिस तरह से उसमें कमेंट किया है, लोगों ने उसको देखा है और कमेंट करके मेरा और आपका जो उत्साह बढ़ाया है, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब हम आते हैं अपने आपके प्रश्न के ऊपर। हमारे यहाँ पर जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है मिश्रा जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ आता क्या क्या है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, हमारे दर्शक भी जानते हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 10% लोग, बाकी 90% लोग, 90% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो छोटे संस्थान है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। छोटे संस्थान में क्या क्या आएगा? फैक्ट्री आ जाएंगी, वर्कशॉप आएंगे, शॉपिंग मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, छोटे होटल हैं। क्योंकि होटल हमारे यहाँ पर सिर्फ स्टार होटल नहीं है, हमारे यहाँ पर जो संख्या है वो नॉन स्टार होटल की बहुत ज़्यादा है। चाहे वो गेस्ट हाउस की शक्ल में है या वो अपने आप को इन लिखते हैं या होटल लिखते हैं या मोटल लिखते हैं, वो सब आते हैं होटल की कैटेगरी में। कि इसके ऊपर जो 1993 में जो कोड ऑफ फायर सेफ्टी बनाया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, उसमें जो होटल की डेफिनेशन उन्होंने दी है कि जहाँ पर 15 या 15 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, बेशक वहाँ किचन है या नहीं है, वो सब होटल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो स्मॉल सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है और सबसे नेग्लेक्टेड सेक्टर है। जो लोग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वो सेफ्टी के ऊपर, चाहे वो फायर सेफ्टी हो या सेफ्टी के दूसरे मैटर्स हो, उसमें कुछ खर्चा नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ये बर्डन है। एक संस्थान का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, नाम तो नहीं बताऊंगा। कुछ साल पहले की बात है, एक शहर में मुख्यमंत्री का दौरा था। मुख्यमंत्री बने उस शहर में पहली बार आ रहे हैं, तो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, ये प्रोटोकॉल है कि सीएम का जब विजिट होगा तो जहाँ पर उनकी मीटिंग रखी जाएगी, पब्लिक मीटिंग, तो फायर टेंडर वहाँ पे प्लेस किए जाएंगे, फायर डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद रहेगा। इसी बीच में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। अब आग लगेगी तो पहले तो खुद बुझाने की कोशिश करेंगे। जांच में ये बाद में पाया गया कि जब उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की तो फायर एक्सटिंग्विशर उनके कोई नहीं चला, क्योंकि उन्होंने जब खरीद रहे होंगे तो उसके बाद में कभी उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसके रिफिलिंग कभी नहीं कराएंगे, तो एक्सटिंग्विशर तो चलने नहीं थे। गाइडेंस सिस्टम आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको लगा कि यार ये सब खर्चा करने की क्या जरूरत है, आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड को कॉल कर देंगे। अब फायर ब्रिगेड की ड्यूटी सीएम के उसमें प्रोटोकॉल में है। लंबे लो अब ये मिश्रा जी, जब तक फायर ब्रिगेड दूसरे सेक्टर से कॉल की गई तब तक फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा और वो कंपनी को इतना भारी घाटा हुआ कि वो कारखाना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। छोटे ऑर्गेनाइजेशन को करना ही चाहिए, इसको
अतिरिक्त भार ना समझे खर्चे। जो रिक्वायरमेंट है फायर एक्सटिंग्विशर की वो वहां पे होनी चाहिए। रेत की बाल्टी लगाई, बाल्टी तो यार 50 रुपए की एक बाल्टी आती है, 100 की आती होगी। कुछ बाल्टी में पानी भर के रखें, कुछ में रेत भर के रखें। सबसे सस्ता साधन है। पानी भी आपके कारखाने में अवेलेबल है, रेत भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं। और अपने लोगों को, उनको अपने प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या वो कर रहे हैं, उसमें क्या खतरा हो सकता है उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और आग के संदर्भ में भी, और इससे बचाव कैसे करना है। और उनकी ट्रेनिंग कराइए, उनका ड्रिल कराइए। कभी कोई मेजर केस हो जाए, कोई बड़ी आग हो जाए, तो अपने कार्यस्थल को सुरक्षित रूप से छोड़ना कैसे है, आपको फायर एग्जिट का प्रोविजन वहां पे देना चाहिए। ये सब प्रोविजन आप करेंगे तो आपका नुकसान कम से कम होगा। आप नुकसान उसको, हमारे यहाँ पे क्या है कि पैसे का जो नुकसान हो जाता है उसको तो हम काउंट कर लेते हैं, जो जन हानि होती है उसके लिए हम गंभीर नहीं। क्योंकि बहुत दफा ये देखा गया है कि छोटे संस्थान में जब इस तरह की कोई आग की घटना हो जाती है तो संस्थान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है। उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया होता है, इंश्योरेंस कराया है तो उन्होंने कवरेज कम लिया है क्योंकि प्रीमियम कम देना पड़ेगा, बहुत सारे इशू। तो वो उस जो संकट उनके सामने आ गया, उस संकट से वो कभी उबर नहीं पाते। अच्छा, छोटे कारखानों में, और जैसे ये आपने बताया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, इनमें फायर सेफ्टी के लिए क्या 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 किया जाना चाहिए? चाहिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप अपने संस्थान में, आपका वर्कशॉप है या फैक्ट्री है, क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, क्या आपका उत्पाद है, क्या आपका प्रोडक्ट क्या है। उस प्रोडक्ट में कोई ऐसा मटेरियल तो यूज नहीं हो रहा, या बनने के बाद ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा जिसमें आग की संभावना है, हम्म। या कोई केमिकल रिएक्शन की संभावना है जिससे कोई एक्सप्लोजन हो जाए। जो भी मटेरियल आप लेते हैं मार्केट से, सप्लायर से, उससे उसका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट मांगिए, उसको ठीक से पढ़िए, अपने कर्मचारियों को भी उसको पढ़वाइए, और जो आपका कार्यस्थल है वहां पर डिस्प्ले कीजिए। उसकी जानकारी उनको दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपकी क्या संभावना बनती है, क्या ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आग लग जाएगी। बचाव सबसे बढ़िया सुरक्षा साधन है। आग आग से बचाव होना चाहिए। बचाव के लिए आपकी जो संस्थान है वहां पर जो आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराई, नॉन स्टैंडर्ड वायर यूज ना करें, जो IAS अप्रूव्ड है वायर वो यूज करें। जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। MCB इस्तेमाल करें। कभी किसी मशीन को चलाने में, कुछ और काम करने में आपका फ्यूज उड़ गया, हमारे प्रैक्टिस किया कि उड़ गया तो ठीक है, दूसरा मोटा तार लगा दे, नहीं उड़ेगा मेरे दोस्त। फ्यूज इसलिए उड़ा था कि उससे के सिस्टम में कोई खराबी थी, आपने जो उचित फ्यूज है वो लगाए, दोबारा फिर उड़ गया, फ्यूज ना लगाए, पहले सिस्टम को चेक कराए। वो आग की संभावना बनती है। शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। लूज वायरिंग पे बिल्कुल काम ना करें। आपका जहाँ पर आपका मीटर लगा है संस्थान में, हो सकता है बेशक आपका संस्थान छोटा है लेकिन कनेक्टेड लोड आपका 50 किलोवाट है, 70 किलोवाट है, 100 किलोवाट है, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है ना। एक मशीन पर एक ही आदमी लगता है, कहीं कहीं पर तो एक ऑपरेटर जो है 2 मशीनें चलाता है। तो बेशक आपकी मैन पावर कम है लेकिन आपके पास मशीनें ज्यादा हैं, केमिकल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो खतरे की संभावना और भी ज्यादा है। और खास तौर से जहां पर आप ज्वलनशील केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, थिनर है, सॉल्वेंट है, स्पिरिट है, अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, जहां पर इन सब चीजों का आपके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पर आपको ज्यादा सावधानी रखनी है। काम करने के बाद आपने केमिकल निकाला कंटेनर से, तुरंत उसका ढक्कन बंद कीजिए। और जहां पर इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों का, चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, उसका इस्तेमाल होता है, वहां पर प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम का, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट होना बहुत अनिवार्य है। अगर वहां पर वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो वेपर है वो हवा में हमेशा उसके कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक परिस्थिति ऐसी आएगी, कोई उसको स्पार्क मिला, चाहे वो मैकेनिकल स्पार्क है या इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, वहां पर आग हो जाएगी। हाँ, इसी बात पर मुझे याद आया, आज सुबह न्यूज में मैं देख रहा था एक सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है।
इसमें तो अल्कोहल इस्तेमाल होता है ना। जी। सैनिटाइजर बनाने वाले की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां तो नहीं, कोई छोटा कारखाना होगा, उसमें आग लगी है। हम्म, अल्कोहल यूज करने कहीं ना कहीं गलती हुई होगी किसी से। तो काम की जल्दी में, काम को गति से करना और जल्दबाजी में करना, ये दो अलग अलग चीज है। काम गतिमान रूप से होना चाहिए, सब सहमत है, तभी तो एफिशिएंसी आएगी। और जल्दबाजी में काम करना है, वो दुर्घटना का कारण बनेगा। एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अपने जो वर्कफोर्स आपके पास काम करती है उसको पूरे मटेरियल की, पूरी मशीन की, आपके संस्थान की पूरी जानकारी उसको कराइए। जब आप नया आदमी लेते हैं उसको फिर से इसी तरह से इंडक्शन कीजिए, उसको काम की पूरी जानकारी दीजिए। और आपके जितने इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड हैं सब बंद होने चाहिए, खुलना नहीं चाहिए कोई भी। कहीं कहीं मैंने देखा है, लोगों को आदत होती है कि जो मशीन का पैनल है अपना दस्ताना रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना उसमें रख दिया, पैड उसके अंदर रख दिया, ड्राइंग उसके अंदर रख दी कि जब मैं डिपार्टमेंट से आऊंगा कोई फॉल्ट हो गया तो डिपार्टमेंट से ड्राइंग लेके आनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, पैनल में छोड़ दो। अब ये सब चीजें हाईली कंबस्टिबल है, किसी वजह से अंदर कोई स्पार्क हुआ तो पैनल में आग लगी। आग इसी तरह से होती है शुरू, किसी छोटी चिंगारी से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है या ओवर हीटिंग हो गई। जहाँ पर मशीनों में, जहाँ पर हॉट वर्क होता है, इसमें छोटे कारखाने जो कास्टिंग का काम करते हैं, बेशक उनके 10 आदमी काम करते हैं, बहुत छोटा कारखाना है, लेकिन मॉल्टन मेटल से प्ले कर रहे हैं। हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग जहाँ पर इस्तेमाल होती है वहां तो आग लगने की संभावना हमेशा रहती है। जहाँ पर लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है, लीकेज नहीं होनी चाहिए, तेल फैलना नहीं चाहिए, तुरंत साफ किया जाए। जहाँ पर एलपीजी और गैस इस्तेमाल हो रही है, बर्नर लगाया आपने, आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या आप पीएनजी इस्तेमाल करते हैं, गैस की लीकेज नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर इस तरह के हीटिंग सिस्टम है वो एरिया वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत अच्छे दर्जे का होना चाहिए, खासतौर से किचन में। आजकल तो जो रेस्टोरेंट है भी छोटा संस्थान है, किचन में तो आप वहाँ पे कैसे काम, हम और आप जब खाना खाने जाते हैं तो हम तो खाली रेस्टोरेंट का इंटीरियर देखा, उसकी सर्विस देखी, फूड क्वालिटी देखी, अब किचन में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल, सबसे नेग्लेक्टेड एरिया होता है किचन। मैं वहाँ बल्कि अभी आपको आग बुझाने के साधन बराबर अच्छी क्वालिटी के रखने चाहिए। मैं अभी वही पूछने वाला था कि रेस्टोरेंट्स और एक जगह और होता है बार, बार में अल्कोहल भी होता है और स्मोकिंग भी होता है। तो ये जगह में कैसे होना चाहिए इसका फायर सेफ्टी का प्रोविजन? आपने कभी आपने देखा तो नहीं होगा, मुझे जहां तक समझ आ रही है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट तो आप मैंने देखा, लेकिन मिश्रा जी मैंने बाहर बाहर से देखा, अंदर से कभी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं। तो ऑन द होल कस्टमर्स एज वेल एज जो ओनर्स, बार ओनर्स हो या रेस्टोरेंट ओनर्स हो, दोनों को किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए फायर सेफ्टी एस्पेक्ट्स को? एक तो वेंटिलेशन का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें भी अल्कोहल है। पीने वाले बताते हैं कि बहुत आराम से देर लगा के पीते हैं, उसकी वेपर हवा में आ रही है। वहाँ पर वेल वेंटिलेटेड एरिया वो होना चाहिए, कोई आग की संभावना नहीं बने। फिर वहाँ पे बारबेक्यू लगा देते हैं लोग। अभी कुछ साल पहले बॉम्बे में किसी तरह से एक आग एग्जैक्टली। लगी थी ना, कितने लोग मर गए थे वहाँ पे। हम्म, तो जहाँ पर ये इस तरह का है बारबेक्यू लगाना, तो आप कहीं और लगाइए। जिस हॉल में लोग बैठ कर ड्रिंक कर रहे हैं वहां पे ये सब चीजें कितनी भी आप सावधानी रखें, पीने के बाद में किसको क्या पता क्या हो रहा है। सही बात है। तो वहां पर आपको ज्यादा सावधानी रखनी है। आग उसमें बुझाने के यंत्र आपके पास उचित मात्रा में होने चाहिए, और आने जाने के रास्ते आपके अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए, और आपके दरवाजे बाहर खुलने वाले, लॉक वाला, वो लैच लॉक वाला नहीं हो कि दरवाजा बंद हो गया तो मैन हैंडल के खुलेगा नहीं, वो तो खतरा हो जाएगा आपके लिए। जब वहां पे आग लगेगी, लोग भागना शुरू करेंगे, तो कौन हैंडल घुमाने वाला है? एक के ऊपर एक लोग गिरेंगे और स्टैम्पेड से होकर लोग मर जाएंगे। तो वहां पे ये लॉक वाला सिस्टम नहीं हो, जैसे आपके शरीर का भार उसके ऊपर पड़ा दरवाजे में, दरवाजा खुल जाए और दरवाजा बाहर की तरफ खुले। स्लाइडिंग डोर भी नहीं होना चाहिए। लोग स्पेस सेविंग के लिए, जगह बचाने के लिए स्लाइडिंग डोर इस्तेमाल करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। राइट। आपका चाहे ऑफिस है, आपका घर है, आपका किचन है, आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मेडिकल स्टोर है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका गेस्ट हाउस है, जितने भी दरवाजे खोले बाहर की तरफ स्लाइडिंग डोर बिल्कुल अलाउड नहीं। कोई उसमें गाइडलाइंस हैं पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट्स और बार्स के लिए?
एक्चुअली गाइडलाइन तो बहुत सारी है, अच्छा। समय समय पर जो आईएएस आते रहते हैं, लेकिन वही ना, गाइडलाइन हमारे यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होती है। हाँ, आपकी दुर्घटना हो जाएगी तो वो सब एफआईआर में आ जाएगी, राइट। लेकिन प्रैक्टिस में कुछ नहीं है। ओके। हमारे यहाँ पर जब तक कोई चीज़ों को आप कानूनी रूप नहीं देंगे तो लोग उस चीज़ का पालन नहीं करते। फिर सबसे बड़ी बात, लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ऐसी गाइडलाइन भी हमारे यहाँ पर है, नेशनल बिल्डिंग कोड भी हमारे यहाँ पर है, या छोटे होटल्स के लिए अलग से एक कोड है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए अलग से कोड है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए अलग से कोड है। ये सारे कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन ये जानकारी नहीं है। हाँ, ये इससे हम लिंक करना चाहिए। यहाँ पर मैं सजेशन देना चाहूँगा, जब इस तरह का लाइसेंस जो अथॉरिटी कहीं ना कहीं से तो बाहर का लाइसेंस लिया ना आपने, बिल्कुल। उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगनी चाहिए कि जो भी सेफ्टी कोड वहां पर एप्लीकेबल है उसको दिए जाए वहां पर, और साइन लिया जाए कि हाँ मुझे ये मिला, मैं अपने सभी लोगों को ट्रेन करूंगा। ये सब चीजें जब तक डॉक्यूमेंट में नहीं आएंगी, आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाएंगे। आपको हर एक संस्थान में किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि आग लगने पर किसको कॉल करना है। जितने लोग काम करते हैं सबको आग बुझाने की ट्रेनिंग दीजिए। रोजाना आकर के अपने संस्थान को देखिए कि आपके आने जाने के रास्ते में कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है, कोई लिक्विड तो नहीं फैला हुआ है, कहीं पे कोई मेन स्विच तो नहीं खुला हुआ है, कहीं पे स्पार्क की संभावना तो नहीं बन रही है। खासतौर से सर्दी में, जब सर्दी ज्यादा होती है तो लोग कहीं कहीं पर देखा मैंने हीटर लगाते हैं। आजकल तो हीटर लोग कम लगाते हैं, हीट कन्वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस छोड़ के जाएं, हीट कन्वेक्टर बंद करके उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसको हटा दें वहां से। ये सब छोटी छोटी चीजें जो गलतियां होती हैं। फिर आप अपने संस्थान में किसी भी कर्मचारी को धूम्रपान करने की बिल्कुल परमिशन ना दें। उसके लिए अगर जगह बनानी है तो कार्यस्थल से बाहर उसको जगह दीजिए, वहां जाके पी के आओ। जब अंदर पीना शुरू करेंगे चोरी छुपे भी पिएंगे, और इसमें सख्त कार्रवाई फिर होनी चाहिए। कुछ साल पहले एक प्रिंटिंग प्रेस, वो राज्य सरकार के लिए किताबें छापते थे, बेसमेंट में उनका पेपर रखा, बड़े बड़े रोल रखे हुए हैं, उसमें बेसमेंट में आग लग गई। यार, जहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा, कैसे आग लग गई? ये कहा गया है उसके बारे में कि नाइट शिफ्ट में होता है, लोगों को आदत होती है कि ठीक है 2 घंटे मैं सो के आता हूँ, 2 घंटे बाद तुम मुझे जगा देना, तुम सो जाना, फिर मैं काम पे आ जाऊंगा। लेट के उसने बीड़ी उड़ी पी होगी, क्योंकि पेपर है बिछाने के लिए, पेपर फाड़ा, लेट गए, बीड़ी पी। रात का समय है, आपको नींद जरूर आएगी। बीड़ी पी या सिगरेट पी, वो नीचे गिरी, पेपर जला, होते होते आग हो गई। मिश्रा जी, उस फैक्ट्री में 15 दिन तक फायर डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग रही है, फायर टेंडर लगा के पेपर सुलगता रहा। क्योंकि जो पेपर रोल आता है, आपने कभी किसी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में या जहाँ पे न्यूज़पेपर छपता है, कभी आप जाके देखें, जो पेपर रोल आता है कितना टाइट बंधा होता है, बिल्कुल, उसमें फ्लेम नहीं निकलेगी, वो धीरे धीरे सुलगेगा। वो 15 दिन तक एक्सरसाइज वहां पे चलती थी। कारण क्या था? वो छोटी सी बीड़ी या सिगरेट। इन चीजों पर आप ध्यान, आप जो रेस्पॉन्सिबल, जो ओनर है वहां बैठते हैं, वो बहुत सख्ती से इन सब चीजों को लागू करें। पहले अपने ऊपर भी, खुद भी ना पिए। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जो आग बुझाने के यंत्र आपके यहाँ पर लगे हैं, वो सबको चलाने आने चाहिए। जहां से आप खरीदते हैं उनको बोलो, भाई मैं तब खरीदूंगा, मेरे सभी लोगों को आपको ट्रेनिंग देनी है। पहले ट्रेनिंग नहीं दोगे तो मैं तुमसे खरीदूंगा भी नहीं, कंडीशन लगाइए उसको। और हर महीने उसका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आजकल जो है फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट वाले, एबीसी टाइप उसको कहते हैं। उसको 3 या 4 साल में एक बार रिफिलिंग कराने की जरूरत होती है। एवरी ईयर आपको रिफिलिंग की जरूरत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आजकल उसमें गेज लगा आता है, वो गेज की जो नीडल है वो ग्रीन जोन में होनी चाहिए। अगर ग्रीन जोन से बाहर आ गई, इसका मतलब उसमें गैस का प्रेशर कम हो गया, आप उसको रिफिलिंग के लिए भेजिए। उसके लिए आप अपने संस्थान में कुछ स्पेयर में रखिए। मालूम चला कि आपके यहाँ पर 20 लगे हुए हैं, 6 ग्रीन जोन में आ गए, किसी ग्रीन जोन से निकल गए, 6 आपने रिफिलिंग के लिए भेजे, उसी दिन तो रिफिल होके आएगा नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में जाएगा, उसमें प्रेशर से गैस भरी हुई है। तो आप 6 से कम पे काम कर रहे हैं, आप कुछ स्पेयर में रखिए। और हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी का लीजिए। हमने किसी एक कार्यक्रम में पहले भी कहा था, इसमें बहुत घालमेल है मिश्रा जी। बिल्कुल, सेम टाइप का एक्सटिंग्विशर 1200 रुपए का भी है, और उसी रेंज, उसी कैपेसिटी का, सेम केमिकल का, वो 3500 रुपए का भी है, 3000 रुपए का भी है। तो आपने अपना सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका सोर्स है वो जेन्युइन है कि नहीं है।
लोग अपने घरों से ऑपरेट कर रहे हैं, डुप्लीकेट मटेरियल की रिफिलिंग हो रही है, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है, राइट। वो सस्ते में बेच रहे हैं। आपको लगा कि यार आप अपने परचेज वाले भड़क जाएंगे, तुम 2,500 का खरीदा, मैंने तो 1,200 का ले लिया। तो मेरे दोस्त, जब चलाने की जरूरत पड़ेगी ना, 1,200 वाला चलने वाला नहीं है, चलेगा तो आग नहीं बुझाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लेना त्यागी साहब, आप अपने अनुभव के आधार पर इस मामले में क्या कहना चाहते हैं और क्या सजेशन देना चाहेंगे? है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें फायर डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी वो लोग सिर्फ एनओसी दे दी, आग लगी तो बुझाने चले गए। तो उनके पास में एक सेक्शन होना चाहिए जो अपने सिटी में, अपने टाउन में पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए भी जा सके। उसके लिए आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी ना, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं या बेचते हैं, उनका भी पीरियोडिक ऑडिट और इंस्पेक्शन होना चाहिए सक्षम बहुत अधिकारी अच्छी बात द्वारा। है। और जो लोग डुप्लीकेट उसमें काम करते हैं, उनका उसी दिन ऑर्गेनाइजेशन को सील कर दिया जाए और लंबी सजा होनी चाहिए उनको। ये सब जो 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 सुरक्षा उपकरण है, उसमें लोग जो घालमेल करते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं, नकली सामान बनाते हैं, वो अनबेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, उसमें बेल नहीं होगी। नंबर 3, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी किया जाए कि एक ऑफिसर को वो सेफ्टी ऑफिसर आइडेंटिफाई करेंगे जो ट्रेनिंग पे जाए, क्योंकि ये फायर का हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग फायर डिपार्टमेंट करे, ये मैंडेटरी हो, और कम से कम 4-5 दिन की ट्रेनिंग हो, सर्टिफाई करेंगे उसको। ये आदमी आपकी सब, वो वहां पर फिर आपको फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ना, अवेयरनेस क्रिएट करेगा। एवरी डे वो एक अपने संस्थान का इंस्ट्रक्शन करेगा, नॉट बाई चेकलिस्ट, लेकिन डेली देखेगा ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा। कुछ देशों में इस तरह की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है सरकारों की तरफ से, सरकारें इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। फिर फायर डिपार्टमेंट के पास जो मार्केट है, वो भी संस्थान है ना किसी का, बड़ी बड़ी ट्रक है उनके पास। और आज की डेट में आप किसी पुराने शहर में चले जाइए, पुराने कस्बे में चले जाइए, वो रास्ते ऐसे हैं कि ट्रक वहां पर घूम ही नहीं सकता है, अंदर जाएगा नहीं। बड़े शहर में भी ये स्थिति, तो उनके पास छोटी गाड़ियां होनी चाहिए। अभी कुछ साल पहले दिल्ली सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि उनको मोटरसाइकिल का फ्लीट दिया था, उसके बाद फिर मैंने कभी सुना नहीं। इस तरह के फ्लीट्स बनने चाहिए और एक्टिव भी रहने चाहिए। ये सुविधाएं, इसमें खर्चा करने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है। और जो मेडिकल स्टोर्स हैं, सभी मेडिकल स्टोर में वो लोग फ्रिज रखते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन उनको लो टेम्परेचर पर रखनी है। वहां पर मैंडेटरी होना चाहिए, फ्रिज रखने का स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है। वो छोटी सी 10 बाई 10 की दुकान है, उसमें फ्रिज भी है, उसमें काउंटर भी है, उसमें आदमी पे आदमी चढ़ के काम कर रहा है, तो इतनी हीट हो जाएगी। तब जैसे आज की डेट है, फ्रिज चलता छोड़ के आ गए, 15 दिन दुकान बंद है, हो जाता है ना कभी ऐसा, क्योंकि इतना कंजेस्शन है, हीट होती जा रही है अंदर, किसी चीज को कागज में आग लगी, कुछ हुआ, आग लग गई। तो इन सब चीजों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, किचन के लिए नॉर्म्स फिक्स होने चाहिए कि कितने साइज में कितने लोग। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, उसी साइज का है, वहां पर 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आप 15 दिन बाद गए या 6 महीने बाद गए, वहां पे 35 की कर दी उसने। तो ये एक लिमिट करना चाहिए कि कितने कितने जगह में कितने लोग बैठ सकते हैं। इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा एक और एरिया को टच करें, जैसे आपने देखा होगा आजकल कई जगह में नए नए गाड़ियों में भी आग लग जाती है। तो मोटर व्हीकल फायर सेफ्टी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ मिश्रा जी, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है। मोटर व्हीकल की जहाँ तक फायर की बात है मिश्रा जी, इसका डेटा जुटाना बड़ा मुश्किल काम। फिर भी मैंने कहीं से ढूंढने की कोशिश की। आजकल जब से इस तरह का डेटा कलेक्शन और डेटा माइनिंग थोड़ा सा एक सिस्टम पे आना शुरू हुआ है। 2017 में मिश्रा जी
छोटे बड़े सब तरह के व्हीकल मिला के 2017 में 286 गाड़ी में आग लगी थी सड़कें। 2018 में बढ़ के 502 हो गई। 2017 में 63 लोगों की जान गई। 2018 में 438 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना, जिसमें से पर्सनल व्हीकल की मैं अगर बात करूं तो 2017 में 132 व्हीकल थे जिनमें आग लगी कारों में, और 2018 में 146 संख्या हो गई। और मृत्यु दर का जो आंकड़ा था 2017 में 21 था, तो 2018 में आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 108 हो गई। ये बहुत दुखद स्थिति है हमारे यहाँ। गाड़ी में आग लगने के 6 मुख्य कारण हैं। अच्छा। पहला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, हाँ। या डिजाइन डिफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं। हाँ। दूसरा है गाड़ी की कोलिजन, आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जोरदार टक्कर हुई गाड़ी में। हाँ। फ्यूल टैंक भी डैमेज हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डैमेज होगी, स्पार्क हुआ क्योंकि इंजन तो ऑन था, बैटरी का कनेक्शन तो ऑन है, स्पार्क लगने से आ गई। तीसरा है ओवर हीटिंग ऑफ टायर्स, ओवर हीटिंग ऑफ ब्रेक्स, फ्यूलिंग का गलत तरीका, और सबसे आखिर में आता है आपका आप किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। 6 मुख्य कारण। डिजाइन डिफेक्ट, नई गाड़ी में जो पहले दिन आग लगी हो तो डिजाइन डिफेक्ट हो गया। और एक कारण और है इसमें, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। डिजाइन डिफेक्ट में तो अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें मैं गडकरी जी की तारीफ करना चाहूंगा। पहली बार उसमें मैन्युफैक्चरर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लगाई है। अगर गाड़ी में डिजाइन डिफेक्ट है, उसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है तो उनको 15 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। उनकी भी जिम्मेदारी इसमें लगाई है कि जो उन्होंने डिजाइन के पैरामीटर को फॉलो नहीं किया तो वो दे आर पनिशेबल। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जब भी हम अखबार में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो डाटा एनालिसिस होती है गवर्नमेंट के लेवल पे कम है, और जो एनजीओज काम करते हैं वो लोग अपने तरह से काम करते हैं, सेफ्टी में जो लोग काम कर रहे हैं। अब जितने एनजीओ, अगर 4-6 एनजीओ की आप रिपोर्ट देखेंगे तो सबका जो लब्बे लुबाब निकल के आता है कि सभी लोग एक मत होते हैं कि इसका मुख्य कारण रहता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि जब आप नई गाड़ी आप जाके देखें, जितनी भी वायरिंग है वो एक स्लीव के थ्रू पास हो रही है, कहीं पे लूज कनेक्शन नहीं है, तार कटा फटा नहीं, तो कैसे हो गया? हमारे यहाँ पर आप कभी देखें मिश्रा जी, सड़क पे आप जाएं तो लोग बड़े अच्छे फैंसी हॉर्न लगाते हैं। बहुत लोगों को बड़ा लाइटिंग का शौक होता है, कितनी बढ़िया फैंसिंग लाइटें लगा दी। अब ये सारे काम हम कराते हैं। जो रोड साइड वेंडर जो बैठा हुआ है, रोड साइड वर्कशॉप है, वहां पर जो बैठे हुए हैं वो सब लोग अनट्रेंड लोग हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई, टेप लगा के जॉइंट लगा दिया। टेप की अपनी लाइफ है मैक्सिमम 6 महीने, इससे ज्यादा टेप आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। कोई कनेक्टर नहीं लगा रहे हैं, बाहर निकाला तो आपकी जो फुट मैट है इसके नीचे से वायरिंग पास कर दी, कहीं अलग से उसने उसके लिए ट्यूब तो लगाई नहीं कोई जिसमें आग ना लगे। तो ये सब चीजें जो बनती हैं, ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण बनती है। रिफिलिंग जब आप करा रहे हैं गाड़ी की, या लुब्रिकेंट ऑयल जब आप डाल रहे हैं, तेल फैलना नहीं चाहिए। इंजन में आपने इंजन ऑयल डाला, तेल फैला, इंजन तो गर्म होना है, थोड़ी देर बाद में जब गाड़ी चलेगी आग लग जाएगी। आजकल जितनी भी कारें हैं सब में जो उसका इंटीरियर है सब हाईली कंबस्टिबल मटेरियल है। उसकी सीट है, उसका फुट मैट है, आपका जो आपके जो लीवर्स हैं, वो सारी चीजें हाईली कंबस्टिबल है। एक दफा आग पकड़ेगी तो आप बुझा नहीं पाएंगे। आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपको लगा कि इंजन से कोई धुआं आ रहा है, तुरंत गाड़ी को साइड में कीजिए, इंजन ऑफ कीजिए और बाहर आ जाइए। जितना जल्दी बाहर आएंगे उतना अच्छा है। और सबसे पहले काम ये कीजिए, क्योंकि सब में सेंट्रल लॉक है, सबसे पहले आप साइड के अपने शीशे जो है ना वो डाउन कीजिए। मान लीजिए इंजन में ज्यादा आग लगी, आपके उतरते उतरते गाड़ी बंद करने में आपको टाइम लगा, कुछ तो लगेगा ना। अब 100 की स्पीड में जा रहे हैं तो 0 स्पीड कुछ सेकंड में तो आएगी नहीं, इट विल टेक टाइम। सबसे पहले जैसे आपने आप स्पीड को 0 डाउन नीचे करना शुरू किया, पहले आप दोनों साइड के शीशे खोल दीजिए। अगर सेंट्रल लॉक सिस्टम फेल भी कर जाएगा तो आप निकलने का रास्ता है आपके पास। गाड़ी से बाहर आइए और उसके हुड को खोलने की कोशिश ना करें खुद देखने के लिए। मान लीजिए अंदर आग लगी हुई है, आपने हुड खोला, हवा उसके अंदर गई, उसको और फ्रेश ऑक्सीजन मिली, आग और भड़क जाएगी, उसको बंद रहने दीजिए। आपके पास एक्सटिंग्विशर गाड़ी में जरूर रखिए। मोटर व्हीकल एक्ट तो अभी कहता है कि हर एक गाड़ी में मोटर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।
और आप बाहर से ही अगर एक्सटिंग्विशर चला के आग बुझाने की कोशिश कीजिए, हुड ना खोलिए। और अगर आपके साथ फैमिली, जैसे ही आप होते हैं सबसे पहले अपने फैमिली को बाहर निकालिए। हम्म, बहुत फुर्ती की जरूरत है इसमें। उसमें ये ना देखें मुझे गाड़ी के पेपर रह गए, मेरा बैग रह गया। पहले अपनी जान बचाइए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। और फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए, हमेशा अपने फोन में फायर ब्रिगेड का नंबर जरूर रखिए, गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखिए, और कैसे चलता है ये भी सीखिए। और गाड़ी में जितने लोग, परिवार में जितने सदस्य हैं, क्योंकि घर में भी काम आएगा, अपनी रसोई में भी रखिए, उन सबको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि जो फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ियों में खाली अपना कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि जो कैब्स हैं या टैक्सीज हैं उनको एप्लीकेबल है, और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे प्लीज। हाँ हाँ मिश्रा जी, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, हर एक व्हीकल में होना चाहिए। अच्छा। ये तो आप ही की सेफ्टी के लिए, आपको तो बल्कि दो रखने चाहिए। और एक एक अच्छी क्वालिटी का 2-2.5 पाउंड का हैमर भी रखिए, अच्छा। कभी और शीशा तोड़ना पड़ा। और एक चीज ध्यान रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर आपका दो तरह से काम करेगा। आपको इमरजेंसी में आग बुझाने का काम आएगा, और कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई शीशा तोड़ने का काम आएगा। जो फ्रंट वाला स्क्रीन है शीशा, उसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं आपसे। जो साइड वाले ग्लास हैं वो इतने ठीक नहीं होते, वो जल्दी टूटेंगे, आप उनको तोड़ के बाहर आइए। तो मोटर व्हीकल्स में जो फायर सेफ्टी के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ और किया जाना चाहिए? ये सरकार की तरफ से ये किया जाना चाहिए, जो रोड साइड जो लोग वर्कशॉप खोल के बैठे हैं, इनके लिए भी कोई रेगुलेशन लाना चाहिए। इनको क्या क्या नॉर्म्स वो लोग फॉलो करने हैं, क्या काम उनको करना है, क्या नहीं करना है। तो इनके लिए भी एक रेगुलेशन लाया जाए कि वहाँ पर जो मैकेनिक काम करता है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट खोलिए उसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ये भी है, गाड़ियाँ इतनी सड़क पे आएंगी, चलेंगी, रिपेयरिंग भी, इनकी रिपेयरिंग भी होगी। जो ऑथराइज सेंटर है वो उनके चार्जेस तो बहुत हाई फाई हैं, वहां पर भी कुछ रेगुलेशन लेके आइए, वो मन मर्जी से पैसे वसूल ना करें। एमआरपी, आप हर चीज का एमआरपी फिक्स कर रहे हैं ना, बिल्कुल। आपने 2 पैसे की बीड़ी की तो एमआरपी फिक्स की हुई है, तो हम्म, मोटर वर्कशॉप में क्यों नहीं हो सकता है? ये सरकार को करने की जरूरत है। जो रोड साइड वेंडर बैठा हुआ है वो दुर्घटना कभी भी इनकी जांच होगी तो मालूम पड़ा कि शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, किसने हॉर्न लगवा लिया था, वो लगवाया इसने, पैसे खर्च किए, भाई इसको अच्छा लगता है लगाया किसने, उसकी क्या जिम्मेदारी थी? हम्म, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम्म, उनको भी किसी रेगुलेशन में बांधिए, ये खेल बहुत ज्यादा मत चलाइए। आपने सड़कें अच्छी बना दी, मोटर व्हीकल एक्ट लेके आ गए, और सबसे दुखद पहलू इसका ये है, मोटर व्हीकल एक्ट कंस्टिट्यूट करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसको लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर बीजेपी सरकारों ने ही मैं कहना चाहूंगा, गडकरी जी की पीठ में छुरा घोंपा। बहुत सारी बीजेपी सरकारें जिन्होंने कहा कि हम फाइन आधा लेंगे, बाद में एप्लीकेबल करेंगे। क्यों भाई? गडकरी जी के अच्छे प्रयासों को पलीता लगाने का काम सबसे पहले बीजेपी के लोगों ने किया है, बाकी लोगों की बात में नहीं करता। हम्म। अगर हम ये जैसे आप ये कह रहे हैं इसके ऊपर अगर स्कूल लेवल से अगर बच्चों को ही उनकी दिमाग में डाल दिया जाए सेफ्टी का, क्या उन उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक वो बड़े हो जाएंगे और गाड़ी हाँ ये चलाने में? बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, ये आपने जिसको कहते हैं ना कि लाख टके की आपने बात की। हमारे करिकुलम में सेफ्टी तो कोई है ही नहीं है। अमेरिकन और यूरोपियन सिटीजन और हमारे सिटीजन में जो डिफरेंस है वो यहीं पर है। वहाँ पर सेफ्टी उनके कल्चर में क्यों है? कि उनके एजुकेशन में है। वहाँ पे राइट। कभी कभी आप सुनते होंगे कि कॉफी वेंडिंग मशीन में टेम्परेचर जो 80 से ज्यादा हो गया तो उसने क्लेम कर दिया कि भाई मेरा 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 हाथ जल गया इससे। राइट। नॉर्म्स ये है कि कॉफी वेंडिंग मशीन में जो कॉफी सर्व कर रही है मशीन, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो वहां पर इसमें काम हो रहा है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस है। वो राइट। अवेयरनेस स्कूल से ही क्रिएट करनी पड़ेगी, आप अभी आप डिसिप्लिन भी आपको स्कूल से क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आपने जैसे कहा कि किसी ने क्लेम कर दिया, क्या हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे सेफ्टी एक्सीडेंट्स या फायर सेफ्टी एक्सीडेंट्स, पर्टिकुलरली हम तो अभी फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो फायर सेफ्टी एक्सीडेंट्स के लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल, कोई फर्स्ट ट्रायल कोर्ट्स ऐसा कुछ है? नहीं, इस तरह का कोई कोड नहीं मिश्रा जी कि हम
वो सब कुछ चीजें ना इंश्योरेंस में आती है। अगर आपको गाड़ी में आग लगी, आप इंश्योरेंस को क्लेम करो, पहले उसकी एफआईआर कराओ कि आपकी गाड़ी में आग लगी है। पुलिस रिपोर्ट देगी कि हाँ इसकी गाड़ी में आग लगी थी, हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया, मैटर कोर्ट में जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अपना वकील खड़ा करेगी। गडकरी जरूर। जी ने 4-5 साल पहले कहा था कि हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कमर्शियल व्हीकल जो मल्टी एक्सल ट्रक हैं, बड़े आजकल तो धीरे धीरे जो हम्म। हम्म। सिंगल एक्सल ट्रक है हम्म। वो तो जाते जा रहे हैं। हम्म। जो रियर व्हील में 2 टायर, 2+2 टायर है, हम्म। वो सब रिप्लेस होकर बड़े ट्रक आ रहे हैं। हम्म। उसके लिए हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ड्राइवर सर्टिफाइड ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, वो सब चीजें कागज में रह गई, हम्म। क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों को करना है और राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है इस चीज की। तो राइट। हमारे यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो सरकार के लेवल पर सबसे ज्यादा है। जनता में अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन चलना चाहिए वो सरकारों की तरफ से आना चाहिए। बड़े प्रांजल तरीके से और बहुत ही बढ़िया विस्तार भी रहा और बड़ा प्रांजल रहा। मुझे लगता है पर्टिकुलरली जो मोटर व्हीकल के बारे में आपने कहा और छोटी छोटी बातें जैसे रेस्टोरेंट्स की कहा, ये सब जो है बहुत इंडिविजुअल्स को भी काम आएगा। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन तो जो उनको काम आएगा आएगा ही, बट इंडिविजुअल्स को ऐसे चीजें देखने को थोड़ा कम मिलता है। मुझे उम्मीद है जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको ये बहुत फायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच त्यागी साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। आपको ये सीरीज कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर हमें ईमेल के जरिए से बता सकते हैं। ईमेल कीजिए editor@enviroannotations.com, या फिर हमें व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9818326647। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी अभी कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।